प्रणय, एक बार फिर से नेपाल में वही दौर देखने को मिल रहा है जो 15 दिन पहले एक तस्वीर में नजर आ रहा था। बिल्कुल, केवल 15 दिन पहले ही नहीं, अगर आप देखें तो बीते करीब 1-1.5 महीने से नेपाल के अंदर एक बार फिर सड़कों पर यह तस्वीर नजर आ रही है और साथ ही फोकस के अंदर ये शख्स नजर आ रहे हैं। ये किंग ज्ञानेंद्र हैं, जो कि अब नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के बाद अब केवल एक फिगरेटिव राजा हैं, लेकिन उनके पास में किसी तरीके की कोई सत्ता नहीं है। लेकिन एक राष्ट्रवादी प्रजातंत्र पार्टी है जो कि राजा की वापसी की बात करती है, जो बात करती है कि नेपाल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो व्यवस्था वापस लौटनी चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, नेपाल में ये मांग क्यों उठ रही है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी घटना हुई है और ये बड़ी घटना जो है वो भारत से एक शख्स की गिरफ्तारी की हुई है, जिसे भारत सरकार ने गिरफ्तार करके और नेपाल सरकार को सौंपा था। और उस शख्स की गिरफ्तारी, क्योंकि दुर्गा परसाई नाम इसका शख्स का नाम है, ये कारोबारी है और इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद में इसे माना जा रहा था, ये काठमांडू ये नेपाल पुलिस की तरफ से जारी बयान है जिसके अंदर कहा गया है कि तिनकुने क्षेत्र के अंदर जो 28 मार्च को प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी, जिसके अंदर 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसके अंदर एक पत्रकार भी शामिल था, उस सिलसिले के अंदर इसे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही झापा से इसे गिरफ्तार किया गया क्योंकि झापा में इसे भारतीय पुलिस अधिकारियों ने सौंप दिया था नेपाल पुलिस को और वहां से इसे काठमांडू ले जाया गया है। साथ ही उसका जो बॉडीगार्ड है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कई और गिरफ्तारियां भी नेपाल के अंदर हुई हैं। लेकिन ये शख्स जो है ये पहले सीपीएन यूएमएल का नेता रहा है, ये सीपीएन यूएमएल से जुड़ा हुआ शख्स रहा है, यानी एक माओवादी रहा है, यानी ये वामपंथी नेता रहा है। लेकिन उसके बाद इसने अब मोर्चा संभाला है। इस समय जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट देख रहे हैं, माना जा रहा है कि दुर्गा परसाई वो शख्स है जो कि इसे लीड कर रहा था। वो भारत आया था, किस सिलसिले में आया था, क्या यहां कर रहा था, इस पर बहुत ज्यादा जानकारी फिलहाल शेयर नहीं की गई है। लेकिन इसकी गिरफ्तारी के साथ साथ ये तो समझ में आता है कि भारत सहयोग कर रहा है नेपाल सरकार को, नेपाल सरकार इस मामले को जैसे हैंडल कर रही है। लेकिन इसकी हैंडलिंग के अंदर एक बड़ा फैक्टर जो देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि नेपाल के अंदर बरसों पुरानी राजशाही, यानी 2005-6 के दौरान लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के साथ जिस तरीके से नेपाल के अंदर राजशाही की विदाई हुई थी, उसके बाद नेपाल की सत्ता के अंदर जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनावी व्यवस्था वहां पर आई, लोकतंत्र के जरिए जो है वहां पर उसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। हिंदू राष्ट्र की वापसी की मांग नेपाल के अंदर बहुत लंबे समय से चलती रही है, क्योंकि नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था 2008 तक। और उसके बाद नेपाल के अंदर जब लोकतंत्र बहाली के साथ साथ उसका स्टेटस चेंज किया गया तो उसे एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। उसके कारण एक तबका है नेपाल के अंदर जो लगातार इस बात की मांग करता रहा है। लेकिन इसको लेकर ये समझना होगा कि क्या नेपाल के अंदर जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्या वो वाकई में राजशाही की भी मांग कर रहे हैं, या हिंदू राष्ट्र की उन भावनाओं को भुनाने के लिए राजशाही या राजशाही का जो समर्थक तबका है, एक राजनीतिक तबका है, वो उसकी भी मांग कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा फैक्टर ये भी देखने को मिल रहा है कि नेपाल के अंदर, चूंकि ये दुर्गा परसाई के जो शख्स है, आप देखिए कि ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर के अंदर दुर्गा परसाई जो है वो यहां पर नजर आता है एक लेफ्टिस्ट नेता के तौर पर। लेकिन यहां पर जो है वो बाकायदा जो हिंदू वस्त्र हैं वैसे धारण करके, पटका धारण करके उसकी तस्वीर सामने आती है। यानी एक इमेज मेकओवर करने के साथ साथ ये एक कारोबारी भी है। और ये जो कारोबारी है, ये कारोबारी जो है अभी फिलहाल लग रहा है कि इसके अंदर इसका समर्थन कर रहा है। लेकिन समर्थन केवल ये कारोबारी ही नहीं कर रहा है। अगर आप मनीषा कोइराला को कौन नहीं जानता, भारत में भी मूलतः नेपाली राज परिवार से भी उनका संबंध रहा है। गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रहे, उनके परिवार से है मनीषा कोइराला, और मनीषा कोइराला भी समर्थन करती रही हैं। इनफैक्ट मनीषा कोइराला बाकायदा जो राष्ट्रवादी प्रजातंत्र पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जो कि राजशाही का समर्थन करती है, उसके समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए भी नेपाल में जाती रही हैं। यहां पर आप देखिए कि लगातार वो उन पोस्ट को रीट्वीट कर रही हैं जो नेपाल सरकार को लेकर क्रिटिकल हैं। साथ ही जो रॉयल फैमिली ऑफ नेपाल है उसकी जो पोस्ट्स हैं उनको भी जो है लगातार अपनी सोशल मीडिया टाइमलाइन के ऊपर मनीषा कोइराला पोस्ट कर रही हैं। साथ ही नेपाल के अंदर जो गुस्सा है लोगों के अंदर, क्योंकि देखिए ये समझना होगा कि नेपाल के अंदर
लोगों के अंदर जो नाराजगी थी, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे नेपाल के अंदर जो लोगों का फ्रस्ट्रेशन था, उसको कहीं ना कहीं एक चैनल मिला है। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो स्थिति पहले राजशाही के समय में थी उससे ज्यादा बदतर स्थिति हुई है। क्योंकि अगर आप बीते 16 सालों के अंदर देखें तो नेपाल के अंदर 2008 के बाद से अगर आप देखें तो कई सरकारें बदलती रही हैं। वहां पर सरकारों का जो कार्यकाल है वो 1.5 साल का कार्यकाल रहा है। साथ ही कोई भी प्रधानमंत्री नेपाल का वो इस दौरान अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। कई लोगों का यह कहना है कि नेपाल के अंदर अभी लोकतंत्र नेसेंट स्टेज में है, वो छोटा लोकतंत्र है। छोटा लोकतंत्र से तात्पर्य यह है कि वो लोकतंत्र जो है वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, उसको परिपक्व होने में समय लगेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिफॉर्म किए गए हैं वो पूरे नहीं हुए। लेकिन ये भारत के लिए भी चिंता बनाता है। भारत के लिए चिंता इस लिहाज से बनाता है क्योंकि नेपाल के साथ हमारी सीमाएं खुली हुई हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल के अंदर अगर किसी तरीके की अव्यवस्था गड़बड़ी होती है तो उसका असर भारत के इलाकों में भी पड़ता है, चाहे वो तेराई का इलाका हो, चाहे वो बिहार से लगने वाला जो इलाका हो, सीतामढ़ी के आसपास का इलाका हो, उन इलाकों तक जो है उसका असर आता है। साथ ही गोरखपुर और उसके आसपास के जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं नेपाल के, उन इलाकों के अंदर उसका असर देखने को मिलता है। क्योंकि रोटी बेटी का रिश्ते हैं भारत और नेपाल के। लेकिन इन रिश्तों के बीच में ये जो डिमांड आ रही थी, कई लोगों ने ये आरोप की जो सुई है वो भारत की तरफ घुमाई कि भारत इसे शह दे रहा है, भारत की तरफ से इसे समर्थन किया जा रहा है। लेकिन जो कदम भारत ने उठाया है वो सीधे सीधे इन तमाम आरोपों को खारिज करने वाला है। कौन सा कदम? दुर्गा परसाई की गिरफ्तारी के अंदर नेपाल सरकार की मदद करके भारत ने कम से कम यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में किसी तरीके का दखल नहीं दे रहा है। और ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे ये राजनीतिक प्रचार हो सकते हैं, हकीकत नहीं है। और भारत इसमें नेपाल के आंतरिक मामलों को केवल देख रहा है। लेकिन नेपाल के अंदर ये जो आंतरिक करवट हो रही है इसके अंदर कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों की वो असहजता भी है। इसे नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल की सरकार के अंदर माओवादियों का जो बढ़ता हुआ दबदबा था, उस दबदबे के बीच में ऐसा लग रहा था कि एक समय तो वो होड़ थी कि चीन के कौन कितना नजदीक जाएगा। यानी पुष्प कमल दहल प्रचंड चीन के ज्यादा नजदीक जाएंगे या उनके जो राइवल हैं या उनके जो कॉम्पिटिटर हैं केपी शर्मा ओली वो चीन के ज्यादा नजदीक जाएंगे। यहां तक की स्थिति थी कि केपी शर्मा ओली ने अपने पिछले कार्यकाल के अंदर तो भारत के साथ लगने वाली ये भारत के साथ जो बॉर्डर एग्रीमेंट था उसको रिव्यू करने की बात कर दी थी, नया नक्शा जारी कर दिया था। यहां तक बात होने लग गई थी कि राम तो दरअसल नेपाल के अंदर पैदा हुए थे। इस तरीके की तमाम चीजें चली थी। हालांकि केपी शर्मा ओली को भी ये समझ में आया कि भारत के साथ में इस तरीके का तनाव न नेपाल के लिए फायदेमंद है न राजनीतिक तौर पर उनके लिए फायदेमंद है। और यही वजह है कि अब केपी शर्मा ओली उतने आक्रामक रवैये में नजर नहीं आते हैं। लेकिन एक तरफ जहां राजशाही को लेकर नेपाल की जनता सड़कों पर है, एक तबका जरूर है जो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और उसी विरोध प्रदर्शन के बीच में केपी शर्मा ओली कहां पहुंचे थे? वो पहुंचे थे चीन, और चीन में शी जिनपिंग के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। तो कहीं ना कहीं उनकी नरमी कहां है, किस तरफ उनका झुकाव है, वो तो साफ नजर आता ही है। पल्लवी, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।